करीब 2.5 अरब साल पहले धरती पर जीवन खत्म होने लगा था। सूरज की रोशनी का इस्तेमाल करके फोटोसिंथेटिक जीव पनपने लगे थे। इस वैश्विक प्रलय के पीछे वजह थी एक ऐसी चीज जिसके बिना आज जीवन की कल्पना भी नामुमकिन है, और वह थी ऑक्सीजन। ऐसे जीव जो इसका इस्तेमाल कर पा रहे थे, धरती पर सिर्फ वही बचे, और पहले से पहले बाकी जीवों के लिए ये जहर में तब्दील होने लगी। अमेरिका की यूनिवर्सिटी ऑफ मेन के प्रोफेसर टिमोथी वॉरेन का मानना है कि धरती एक बार फिर उसी महाविनाश के रास्ते पर है, और इस बार फोटोसिंथेटिक जीवों की जगह पर है इंसान। कोरोना वायरस की महामारी फैलने के साथ ही दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं की रफ्तार पर ब्रेक लग गए। इसके साथ ही जिस हवा में हम सांस लेते हैं, उसने राहत की सांस ली। अर्थ सिस्टम साइंस डेटा की एक स्टडी के मुताबिक उत्सर्जन पर नज़र रखने वाले वैज्ञानिकों के एक समूह ने पाया कि साल 2020 में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन 34 अरब मेट्रिक टन था, जो उससे पहले 2019 में 36 अरब मेट्रिक टन के कुछ ऊपर था। इन वैज्ञानिकों के मुताबिक लोगों के घरों में रहने से, कार का इस्तेमाल कम करने से, लंबी दूरी की कम फ्लाइटें लेने से ये बदलाव आया था। महामारी रोकने के लिए इकोनॉमी की बलि देने का भारी विरोध हुआ। जाहिर है क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए इसका इस्तेमाल शायद ही किया जाता। हाँ, इसके लिए जिस चीज़ पर ध्यान दिया गया है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, और प्रोफेसर वॉरेन के पास इसके लिए एक परफेक्ट थ्योरी है जो इंसानी समाज की संस्कृति के विकास को सस्टेनेबल डेवलपमेंट से जोड़ती है। सतत विकास की राह में सबसे बड़ी समस्या ही होती है सामाजिक दुविधा की स्थिति। सतत विकास को पूरी तरह हासिल कर पाना आखिर इतना मुश्किल क्यों है? वॉरेन की थ्योरी इस बात के इर्द गिर्द घूमती है कि लोगों और संस्थानों का रवैया कब सस्टेनेबल होता है और कैसे। वे बताते हैं कि मौजूदा रिसर्च इस बात की पहचान करती है कि किस तरह का व्यवहार और संस्थान सस्टेनेबिलिटी हासिल करने के लिए ज़रूरी होते हैं। यहाँ उनकी थ्योरी काम आती है। लेकिन ये दुविधा की स्थिति, जिसे सोशल डिलेमा कहा जाता है, वे क्यों पैदा होती है? पर्यावरण की ज़्यादातर समस्याएं समूह की होती हैं। जहां शेयर किए जाने वाले संसाधन होते हैं, वहां अगर मेरे इस्तेमाल करने से आपका नुकसान हो रहा है तो एक दुविधा की स्थिति पैदा होती है। एक इंसान का फायदा हो रहा है लेकिन बाकी का नुकसान, और लंबे वक्त में वह प्रक्रिया नुकसानदायक हो सकती है। इसे हम जलवायु परिवर्तन में तो देखते ही हैं, जो सबसे बड़ी समस्या है। लेकिन और भी जगहों पर देखते हैं। बायोडायवर्सिटी के नुकसान में, जमीन के इस्तेमाल में, ओवरफिशिंग में, और किसी भी संसाधन से जरूरत से ज़्यादा इस्तेमाल में, खासकर जलवायु उत्सर्जन में। अगर हम सभी अपने अकेले की जिंदगी बेहतर करते रहे तो इससे सतत विकास हासिल न कर पाने का खतरा होता है। And yet, overall, if we all keep enhancing our individual lives, we run the risk of becoming dangerously unsustainable, as you know we are. वॉरेन के मुताबिक अमेरिका की तरह कई जगहों पर चलाए जा रहे ऐसे कैंपेन जिनमें हर व्यक्ति को खुद कदम उठाने, कचरा कम करने, ऊर्जा बचाने के लिए प्रेरित किया जाता है, ये मेहनत की बर्बादी है। ऐसा क्यों है? इसके जवाब में वे कहते हैं कि हर किसी का रवैया बदलना जरूरी है, लेकिन उसको ऐसे निशाना बनाना जैसे समस्या की जड़ वही है, ये गलत है। समूह के बर्ताव पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। संस्थानों को बड़े बदलावों के लिए नियम बनाने चाहिए, जैसे नीतियों में बदलाव। संसाधनों की जरूरत से ज़्यादा इस्तेमाल को रोकना चाहिए। ग्रीन लाइफस्टाइल को अपनाना आसान बनाना चाहिए, सस्ता करना चाहिए, अच्छे काम पर बढ़ावा देना चाहिए, इनाम मिलना चाहिए, लेकिन नुकसान करने पर टैक्स होना चाहिए। Make it cheaper for them to do
these things, make it more efficient for the group. And this can even be, it can be in lots of different ways. You can financially punish people who overconsume. You can do it in a non-financial way, right? You इंसानों can में इस वक्त tax सिर्फ certain जेनेटिक नहीं, cultural सांस्कृतिक evolution इवोल्यूशन भी हो रहा है। समूहों में यह और भी ज़्यादा मजबूत होता है of और आखिर में पर्यावरण को नुकसान होता है, we have been क्योंकि so संसाधनों का ज़रूरत से ज़्यादा खनन किया जाता exploiting है। the environment for our own good. हमने कंप्यूटर सिमुलेशन में किए जिनमें पाया कि संसाधनों की ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल पर आबादी तबाह हो गई। हालांकि कुछ जगहों पर आबादी बच सकी अगर उन्होंने अपने स्थानीय संसाधनों को सस्टेनेबल तरीके से मैनेज किया। जो सबसे ज़्यादा सतत विकास करेगा उसके बचने की उम्मीद कम से कम थ्योरी में ज़्यादा है। यही आगे बढ़ सकता है, और अगर सभी स्थानीय संसाधनों को सही से मैनेज करके वहाँ के पर्यावरण का ध्यान रखा जाए तो पूरा सिस्टम पनप सकता है। वॉरेन कहते हैं कि दुर्भाग्य से हम ज़्यादा इस्तेमाल करने, ज़्यादा उत्पादन करने और अपनी दौलत की नुमाइश करने की होड़ में हैं। उन्हें डर है कि इससे हम पृथ्वी को छठी बार विनाश की ओर ले जा रहे हैं। इतिहास में भी जब हम अफ्रीका से निकलकर अलग अलग महाद्वीपों में फैले तो इत्तेफाक से ऐसा देखा गया है कि उसके कुछ हजार साल बाद वहाँ पहले से रहने वाले विशाल जीव विलुप्त हो गए। हम एक बड़ी प्रलयकारी घटना बना रहे हैं और इससे भविष्य में जीवन बदलेगा। North American large animals, same thing in Australia, same thing in Asia. They're just a bunch of large land animals that don't exist, and they stopped existing when humans arrived. सतत विकास की राह में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है कि समस्या को बढ़ाने में भूमिका और उसका असर झेलना असमान तरीके से बटा हुआ है। अमेरिका में हर इंसान का पर्यावरण पर औसतन असर भारत की तुलना में 20-25 गुना ज़्यादा है। Some societies, of course, industrialized and rich societies consume more, and so therefore have a larger impact and a larger impact per person. So that's important. जो समुद्र के पास नहीं रहता उसे समुद्र स्तर का बढ़ना पता नहीं चलता, या वे महासागरों में कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना नहीं देखते। सवाल यह है कि हमसे क्या मतलब, और यह बड़ी चुनौती है। Feeling comfortable, or someone living in the middle of the United States or anywhere else in the world where they're not close to the sea, they don't see sea level rise, they're maybe not seeing ocean acidification. The question is, why do I care? अमेरिका में ही ऐसे लोगों की बड़ी संख्या है जो मानते हैं कि जलवायु परिवर्तन जैसा कुछ है ही नहीं। उन्हें लगता है कि सिर्फ मौसम बदला है और वह ठीक हो जाएगा। यह एक समस्या है क्योंकि इतिहास भी है और सबूत भी है, लेकिन उससे किसी एक जीवन पर अभी असर नहीं पड़ रहा है। Which is the crux of the problem. It's where a huge, a huge biological event on the on the scale of, other major mass extinctions is occurring, but it doesn't impact individual quality of life. प्रोफेसर वॉरेन ने अमेरिका के छोटे से स्टेट मेन का उदाहरण दिया है कि कैसे वहाँ जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल पर किए गए निवेश को खत्म कर दिया गया, और ये भले ही एक छोटा कदम हो लेकिन एक पूरे समूह के लिए उठाया गया है। अगर बड़ी अर्थव्यवस्थाएं जैसे कैलिफोर्निया इसे अपनाएं तो बड़ा बदलाव देखा जा सकेगा। इससे इस बात पर भी ध्यान जाता है कि ऐसा कदम उठाने की दिशा में समाज और अर्थव्यवस्था के पास क्या विकल्प है। Energy and effort that individuals, I think, who are motivated to solve the environmental crisis should expend should be spent on changing policy, should be spent on electing leaders who will. लोगों को अपने स्तर पर अपनी कोशिशें और ऊर्जा ऐसे तरीकों में लगानी चाहिए जिससे नीतियां बदलें। And political momentum to support those policy changes, and to learn from other places that are doing
a good job. And learning from other places that are doing a good job is really important. I mean, that is. ऐसे नेताओं को चुनने की कोशिश करना चाहिए जो इस दिशा में बड़े ढांचागत बदलाव ला सकें। Those how societies and institutions evolve is we see other options and we realize, ooh, that's good. We can modify that rule for us and it will work better here. So learning from other places, focusing on changing the group level. जैसे कार्बन कास्ट के आधार पर टैक्स लगें, सामाजिक और राजनीतिक मोमेंटम बने, ऐसी जगहों से सीखा जाए जो बेहतर काम कर रही हैं। Structural change, rather than a small incremental change of a bunch of people, say, buying organic. What we need is everything to be organic, and everyone buys organic, and it's okay. Or, a tax based on the carbon cost of products. Then it's easy. Everyone still buys the lowest cost version. उदाहरण के तौर पर मछलियों का हद से ज्यादा शिकार सागरों और महासागरों के इकोसिस्टम को बुरी तरह खराब करता है। एक्वाकल्चर या मत्स्य पालन से ये समस्या जड़ से खत्म तो नहीं होती, लेकिन इससे एक समूह को जिम्मेदारी मिल जाती है उसे दिए गए संसाधन की देखभाल करने की। उसकी सफलता या विफलता की जिम्मेदारी भी एक समूह की होती है। इससे अपने एक्शन और उसके असर को नज़दीक से समझने से पता चलता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हम कहाँ पीछे रह गए हैं। जलवायु परिवर्तन का संकट विशाल है और यह बदतर ही होता जा रहा है। वह भी ऐसी रफ्तार पर जितना हमने सोचा नहीं था कि मुमकिन है, और इसका असर हर जगह जलवायु पर ही पड़ रहा है। इसलिए अगर लोग अभी इसे गंभीरता से नहीं लेंगे तो बाद में लेना ही पड़ेगा, लेकिन हम ज़्यादा देर नहीं कर सकते। वॉरेन का कहना है कि ऐसा भी हो सकता है कि कभी देश जलवायु परिवर्तन को लेकर इतने गंभीर हो जाएं कि लक्ष्य पूरे ना कर पाने पर सैन्य प्रतिबंध लगाने की नौबत आ जाए। आगे चलकर ऐसा करने की जगह हमें आज ही आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक दबाव बनाना चाहिए, क्योंकि वही एक रास्ता है।